वैसे तो मैं ये चैप्टर नंबर जो 14 है बेटा वो छुड़वा देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस बार मैं कुछ छुड़वाने के मूड में नहीं हूँ, तो एक हल्का फुल्का ब्रीफ सुन लीजिए, कुछ बातें इसमें इंपॉर्टेंट भी है। इक्वलाइजेशन लेवी आपको बताया हुआ है मैंने, ये बीएनपी वाले चैप्टर में याद है, बीएनपी वाले चैप्टर में बताया हुआ मैंने आपको इक्वलाइजेशन लेवी। देखिए अभी ये कह रहे हैं कि सब टेक्नोलॉजी का युग आ गया, सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल होती जा रही, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमें भी हमारी कई चीजें टेक्नोलॉजिकली चेंज करनी पड़ेगी। तो इक्वलाइजेशन लेवी का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि सर कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं पर इंडिया में आए बिना ही कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन मोड पे वो इंडिया में माल बेच रहे हैं या इंडिया में सर्विस दे रहे हैं पर इंडिया में आने की जरूरत ही नहीं है उनको। तो आप ध्यान से सोचिए कि एक आदमी अगर दुबई में बैठा है और वो इंडिया में कुछ सर्विस दे रहा है ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन सर्विस दे रहा है, तो उसने इंडिया में एडवर्टीजमेंट किया ऑनलाइन अपना और यहाँ से क्लाइंट लिए, वहां बैठे बैठे उसने सर्विस प्रोवाइड कर दी, ठीक है, वहां बैठे बैठे उसने ऑनलाइन पेमेंट ले लिया अपने गेटवे पे जाकर, तो ये नॉन रेजिडेंट है। हाँ जी, इसकी जो रिसिप्ट हुई है वो दुबई में होगी। हाँ जी, और इसको जो अराइज हुई है इनकम वो भी दुबई में होगी क्योंकि इसने सर्विस वहीं से परफॉर्म कर दी। तो बताओ क्या ये इनकम इसके लिए इंडिया में टैक्सेबल है? नहीं, नहीं है, क्योंकि सर हमारा कानून तो कहता है कि इंडिया में कमाना या मिलना एक जरूरी है या फिर आपका इंडिया का रेजिडेंट होना जरूरी है। तो ऐसे पेमेंट में हुआ क्या कि लोग भैया बिजनेस जो इंडिया में करके पैसे तो कमा रहे हैं पर उसको टैक्स नहीं दे रहे, रीजन कि उन्होंने हमारे कानून को समझ लिया और उसका फायदा उठा लिया, ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए इक्वलाइजेशन लेवी का क्या कंसेप्ट लाया गया, उसमें क्या बोला कि ठीक है उस पर तो हमारा कंट्रोल होना हो, इंडिया के लोगों पे तो कंट्रोल है, तो इंडिया के लोगों को बोला कि भैया अगर आप किसी भी ऑनलाइन मोड में किसी से कुछ सर्विस लेते हैं, मेनली इसमें एडवर्टीजमेंट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट को कवर किया गया है, जैसे कि आप गूगल पे ऐड कर सकते हैं, आप फेसबुक पे प्रमोशन कर सकते हैं, इंस्टा पे प्रमोशन कर सकते हैं, तो उनको मेनली यहाँ पे फोकस किया गया है कि उनको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम उनपे इक्वलाइजेशन लेवी लगा रहे हैं जिसकी अमाउंट जो रेट है वो 6% है और अमाउंट 1 लाख से ज्यादा होने पे, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख से ज्यादा है। कई बार हम पर्सनली भी दो थोड़ा छोटा मोटा एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं अपने पर्सनल पेज के लिए, तो उस पे नहीं है इक्वलाइजेशन लेवी। 1 लाख से ऊपर अमाउंट होगा तो ही इक्वलाइजेशन लेवी का कंसेप्ट है, समझ गए। अब यहाँ तो एकदम डिटेल में बताया गया है आपको, पूरा डिटेल में, तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा इसको, ये तो पूरा बैकग्राउंड बताया गया है। पर हमारे लिए अगर इसमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो 3 ही क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। पहला बन सकता है एमसीक्यू कि इक्वलाइजेशन लेवी की रेट क्या है, तो रेट कितनी याद रखनी है आपको? 6%, ओके। दूसरा बन सकता है इसमें कि इक्वलाइजेशन लेवी के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, तो वो आपको याद रखनी है 1 लाख कि 1 लाख से ज्यादा की सर्विस है तो ही ये लगेगा वरना ये नहीं लगेगा, दो चीजें। और तीसरा जो इसमें क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है शॉर्ट नोट, इक्वलाइजेशन लेवी पे एक शॉर्ट नोट लिखिए, समझ गए? ओके, तो शॉर्ट नोट आप लिखेंगे तो आप लिख देंगे कि सर इक्वलाइजेशन लेवी तब लगेगी जब कोई पर्सन जो इंडिया के बाहर है, ठीक है, वो क्या करता है, कोई सर्विस देता है इंडिया में, ठीक है, कोई इंडिया में सर्विस देता है या फिर इंडियन बिजनेसमैन उससे कोई सर्विस लेता है जिसमें ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट हो सकता है, डिजिटल एडवर्टीजमेंट हो सकता है या और कोई सर्विस जो भी गवर्नमेंट बोलेगी वो हो सकती है, और उसको 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट करता है तो सर उस पर 6% टीडीएस के रूप में मान लीजिए इक्वलाइजेशन लेवी काट के आपको जमा करवानी है, ठीक है। ये तभी करानी है जब आप बीएनपी वाले पर्सन है, अगर बीएनपी वाले पर्सन है तो फिर जरूरत नहीं है आप। क्लियर है अभी? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, बाकी सर सारी ये चीजें लास्ट ऐसी। पॉइंट बताना, आपने एक बार क्या बताया, वापस क्या करवाना? क्या बताया मैंने? सर ये लास्ट इक्वलाइजेशन पॉइंट। लेवी
हाँ मेरे ना ऑडियो कट गया था बीच बीच में, इसलिए मुझे समझ नहीं आया लास्ट में। मैंने ये कहा कि ये अगर आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो ही अलाउ डिसअलाउ का कंसेप्ट आता है ना, हाँ जी तो सर। ही आपके लिए लाइबिलिटी है। अगर आप पर्सनली कुछ कर रहे हैं तो लाइबल नहीं है। ओके सर। और कुछ भी नहीं है इसमें, ये सारी बातें इन्होंने लिखी है, पर क्योंकि इनका तो काम है भैया प्रॉपर टोटली बताना, बट आपके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। आप चाहे तो रीड कर लेना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। ओके, सर किसी को डाउट है तो बता दीजिए। सर इससे पिछले जी। पेज में ना वो एक लास्ट पैराग्राफ में ओईसीडी के बारे में लिखा है। मैंने 2-3 हम्म। बार देखा ये ओईसीडी मतलब आता है, तो आप ओईसीडी थोड़ा एक बता सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन है। ओईसीडी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कई चीजों पे हमें रिकमेंडेशन देने का काम करते हैं या गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये रिकमेंडेशन देती है हमें, जब हम कहते हैं कि हमें कोई कोई इंटरनेशनली काम करना है तो वो हमें गाइडेंस देने का काम करती है। ओके सर। आपने डीटीडब्ल्यू पढ़ा था, वहां पे भी इसका रेफरेंस आता है। बोल दीजिए भैया किसी को कोई डाउट है तो। मैं फिर से हाईलाइट करवा देता हूँ काम की बातें। 6% रेट रहेगी, 1 लाख से ज्यादा होने पे जमा करवाना काटना है आपको, ये इक्वलाइजेशन लेवी या जमा करवाना है। ठीक है, टाइम लिमिट कितने दिन में गवर्नमेंट को जमा करवा देना है, क्योंकि ये टीडीएस के जैसा ही है। तो टीडीएस कितने तारीख को जमा होता है? 7 तारीख को, अगले महीने की। तो ये भी 7 तारीख को जमा होगा, अगले महीने की। ठीक है, ओके। हालांकि यहाँ पे मार्च वाले में एक्सेप्शन नहीं दिया गया, वहां पे मार्च में हमारे पास एक्सेप्शन है, और यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं दिया गया। यहाँ पे हर महीने की 7 तारीख को ही जमा होगा। ओके, चलिए। अगर आपने नहीं काटा सर, आपको इक्वलाइजेशन लेवी काटना था पर आपने सामने वाले का नहीं काटा, तो फिर आपको अपनी जेब से जमा करवाना पड़ेगा। ये और पढ़ लीजिए, चार्ज ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ई कॉमर्स सर्विसेज। अब अगर आप ई कॉमर्स सर्विसेज करते हैं तो आपकी इक्वलाइजेशन लेवी की रेट चेंज हो जाती है, और कितनी हो जाती है? 2%। 2% of the amount consideration received or receivable by e-commerce operator from e-commerce supply or services। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट पे 6% हो गया, और ई कॉमर्स सप्लाई पे 2% हो जाएगा। ठीक है, अब ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है उसकी जो सेल और टर्नओवर है, ये याद रखिएगा। सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट एज द केस में बी ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्रॉम द ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस मेड और प्रोवाइडेड और फैसिलिटेड इज लेस देन 2 करोड़। अगर 2 करोड़ से कम है तो फिर उसको इक्वलाइजेशन लेवी का एप्लीकेबिलिटी नहीं है। मतलब मान लीजिए विदेश में एक पर्सन है जो हमें डिजिटल एडवर्टीजमेंट की फैसिलिटी दे रहा है, तो 1 लाख से ऊपर अगर हमने उससे काम करवाया है तो हम उसका इक्वलाइजेशन लेवी काटेंगे, राइट। और नहीं काट पाए तो हम हमारी जेब से जमा करवाएंगे। जबकि अगर कोई हमें ई कॉमर्स की सर्विस दे रहा है और उसका जो सर्विस दे रहा है उसका टर्नओवर ई कॉमर्स का टोटल 2 करोड़ से ज्यादा है, तो ही हम उसका इक्वलाइजेशन लेवी काटेंगे 2% की रेट से, वरना नहीं काटेंगे। ओके, इनको टाइम पेमेंट के लिए देखो टाइम कितना दिया गया है। उनको था हर महीने की 7 तारीख, अगले महीने की 7 तारीख, और इनको क्वार्टरली दिया है तो हर क्वार्टर की 7 तारीख हो जाएगी, जबकि लास्ट महीने का लास्ट क्वार्टर का उसी महीने में जमा करवा देना है। दैट्स इट। सेम वही टीडीएस वाला कंसेप्ट है, बिल्कुल सेम टीडीएस वाला कंसेप्ट है, और उसी हिसाब से आपको रिटर्न फाइल कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न फाइल करने के लिए आपको बोला है कि 30 जून को आपको स्टेटमेंट फर्निश करना है,
जिसमें आप सारी बातें लिखेंगे कि हमने कितने लोगों का इक्वलाइजेशन लेवी काटा, कब कब उसको जमा करवाया, वो सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर दें। ओके, तो हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखो जितनी चीजें हमने वहां पढ़ी है ना, जैसे इंटीमेशन की तरफ रिटर्न जाएगी, प्रोसेस होगी, उसके बाद में रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं, जैसे हम 154 में करवाते थे, लेट हुआ तो इंटरेस्ट लगेगा, ये सारी चीजें इस पे एप्लीकेबल है, पर हमें इतना नहीं पढ़ना है। हमारे लिए आने वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, इतना ही आ सकता है। Any doubt to anyone? आगे आ जाइए टनेज टैक्स स्कीम। अब देखो टनेज टैक्स स्कीम बहुत बड़ा चैप्टर होता है वैसे, पर जाहिर सी बात है इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिलेबस को ना तो बड़ा किया ना छोटा किया, पॉइंट सारे घुसा दिए बीच में। सीए का जो सिलेबस है, हाँ बिल्कुल आते हैं बेटा, एमसीक्यू बिल्कुल आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, टनेज टैक्स स्कीम को बेवजह यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, बेवजह इंट्रोड्यूस कर दिया। हालांकि मुझे लगता नहीं कि आज तक इसका कोई क्वेश्चन आया है आपके यहाँ पे। ठीक है, आज तक इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं आपको इसका एक ओवरव्यू समझा देता हूं पहले कि होता क्या है। ठीक है, देखिए सिप होते हैं, सिप होते हैं जो माल लेके जाते हैं, सिप माल लेके जाते हैं। यस सर। यस, आपने 44 ए पढ़ा था। 44 ए क्या कह रहा था, 44 ए कह रहा था कि सर जो ट्रांसपोर्टर है उनके पास इनकम निकालने का तरीका होता है कि भाई वो या तो पूरे अकाउंट्स मेंटेन कर ले, और या प्रिजम्पटिव बेस पे चले जाए तो हेवी ट्रक के ऊपर तो 1000 रुपीज पर टन पर मंथ पर व्हीकल निकाल ले, और लाइट एंड हेवी व्हीकल जो लाइट और मीडियम व्हीकल जो है उन पे 7500 रुपए। राइट, तो बेसिकली जो टनेज टैक्स स्कीम है ये भी एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है। इसके लिए, ये शिपिंग्स के लिए है, जो ट्रांसपोर्ट करने वाले शिपिंग होते हैं उनके लिए है कि भाई आप भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स दे दीजिए। तो आपके अगर शिप की कैपेसिटी मान लीजिए 40,000 kg की है तो उसके हिसाब से टैक्स दे दीजिए, 50,000 kg की तो उसके हिसाब से टैक्स दे दीजिए। तो बेसिकली दिस इज द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर शिपिंग बिजनेस। ओके ओके, अब यहाँ पे जो टैक्सेशन उसकी स्लेब बनाई जाती है, स्लेब बनाई जाती है, इतने रुपए से इतनी कैपेसिटी का ट्रक वो है, शिप है, तो उसमें इतने रुपए पर टन की रेट होगी, उससे ज्यादा है तो उससे इसमें होगी, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और नहीं तो आप प्रॉपर अकाउंट रख के अपनी इनकम डिक्लेयर कर ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉशनल इनकम टैक्स एट नॉर्मल कॉर्पोरेट रेट, आपकी जो भी कंपनी की जो रेट है नॉर्मल उसके हिसाब से टैक्स लग जाएगा। जो नॉशनल इनकम आपने कैलकुलेट की है, मतलब कि जो प्रिजम्पटिव इनकम आपने कैलकुलेट की है। टैक्स इज पेबल इवन इफ देयर इज अ लॉस इन एन ईयर। अब आपके अकाउंटिंग में लॉस आ रहा है पर आप प्रिजम्पटिव में चले गए, प्रिजम्पटिव में चले गए तो प्रिजम्पटिव में तो कैपेसिटी पे टैक्स लगेगा, चाहे आप कमा रहे हैं या चाहे नहीं कमा रहे हैं। समझ गए, जैसे अगर हम ट्रक वाले में प्रिजम्पटिव में चले जाते हैं और हमें वाकई में लॉस हो रहा है, फिर भी प्रिजम्पटिव में तो टैक्स लगता है ना, क्योंकि वो तो व्हीकल से कैलकुलेट करेगा, उसको मतलब ही नहीं है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कह रहे हैं। आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, कंपनी में ऑप्ट फॉर दिस स्कीम एंड वंस ऑप्शन एक्सरसाइज लॉक हो जाती है 10 साल के लिए। एक बार ऑप्शन ले लिया 10 साल के लिए लॉक हो जाता है, आप उससे ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर बाय जानबूझ के आप ऑप्ट आउट कर लेते हो तो 10 साल के लिए वापस एंट्री नहीं है। जस्ट लाइक 44 एडी, वहां पे 5 साल के लिए सिस्टम है कि 5 साल के लिए आपको लेना पड़ेगा, अगर बीच में ऑप्ट करते आउट करते हैं तो
वापस 5 साल नहीं ले पाएंगे, तो वैसे यहाँ पे बोला गया है। ओके यस सर। यस सर। ओके। अब यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आते हैं जो मैरीटाइम जोन्स जो होते हैं उनके हिसाब से, जो समुद्र के जो लोग होते हैं उनके हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये स्कीम लेने के लिए आपके पास कम से कम एक शिप तो होना ही चाहिए जो कि क्वालिफाइंग शिप की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप ये स्कीम में जाना चाहते हैं तो आपके पास एक शिप कम से कम होना चाहिए, और जो कि क्वालिफाइंग शिप की कैटेगरी में आते हैं। क्वालिफाइंग शिप क्या होता है सर? क्वालिफाइंग शिप वो होता है सर जिसकी मिनिमम कैपेसिटी 15 टन की हो। ठीक है, जिसकी मिनिमम कैपेसिटी 15 टन की हो, वो आपके पास होना चाहिए, तो ही आप स्कीम में एंटर कर पाओगे। अगर उस वैसा ही नहीं आपके पास तो आप एंटर नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सर्टेन टाइप ऑफ शिप लाइक फिशिंग वेसल जो मछली पकड़ने के लिए होते हैं, और प्लेजर क्राफ्ट जो आपके ऐशो आराम के लिए, वो यहाँ पे कवर नहीं है। यहाँ पे बात चल रही है बिजनेस वाले एयरक्राफ्ट, उसकी बिजनेस वाले क्राफ्ट की बात चल रही है, तो वो आपके पास होने चाहिए, तो ही आप इस स्कीम में आ पाओगे। अब ये देखिए इतनी सारी बातें आप ना पढ़े तो बेटर होगा, परेशान होने का कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, क्या आपको पूछा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स आप ये मान लीजिए 99.99% तो इसका क्वेश्चन आता ही नहीं है, और बाई चांस आ गया तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक शॉर्ट नोट पूछ सकता है कि भाई टनेज टैक्स स्कीम क्या है। तो आप बता सकते हैं कि भैया नॉन जो शिपिंग बिजनेस में जो लोग एंगेज हैं, जिनके पास 10 एक कम से कम एक क्वालिफाइंग शिप होता है, वो इस ऑप्शन को ले सकते हैं। इस ऑप्शन के अंदर जो शिप होते हैं उनकी कैपेसिटी के हिसाब से टैक्सेशन होता है, और उसमें आपको टैक्स देना होता है, जस्ट लाइक ए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ठीक है, एक बार ऑप्शन दिया तो 10 साल लेना पड़ेगा, और एक बार छोड़ दिया तो वापस 10 साल आप नहीं ले पाएंगे। जी बोलिए। सर ये तो वो केस हो गया जिसके पास एक एटलीस्ट क्वालिफाइंग शिप है, ठीक है सर। जिसके पास एक भी नहीं है तो वो तो उसका वो इसमें टैक्सेशन आके क्या कैसे? करेगा? वो मतलब इसमें वो स्कीम में अपना, आके क्या करेगा? नॉर्मल करो, जो आया गया, जो पैसा आया जो पैसा गया। ऐसे तो वो अकाउंट मेंटेन ही करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए अगर आपको पढ़ना भी हो ना घर पे भी, तो ये ऊपर वाला मत पढ़ना, ये आपको परेशान कर देगा। आप यहाँ से पढ़ना। इन्होंने आपकी बुक वालों ने क्या कर रखा है पता है? इन्होंने कोई बुक बनाई नहीं है, इन्होंने कॉपी पेस्ट मारा है। दैट्स इट। इन्होंने सीए की बुक उठाई होगी और वहां से उठा के ठपा लगा दिया इसको, यहाँ पे बेवजह की चीजें इसमें डाल दी। देखो इन्होंने इतना बड़ा चीज डाली है, पर आज तक इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा, क्यों भी? ये देखिए, ये हमारे लिए मोस्ट बात है, इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए। कैलकुलेशन कैसे होती है, ध्यान से सुनिए। क्वालिफाइंग शिप है आपके पास, उसका टनेज आपको पता है कि कितना टन का है या कितना केजी का है सारा। तो सुनिए, 1000 टन तक का अगर आपका शिप है तो आपके लिए 70 रुपए ईच 100 टन की फीस होगी। 70 रुपए ईच 100 टन, तो 1000 टन की कितने हो गए? 700 रुपए हो गए। तो 1000 तक है तब तो ये वाली कैलकुलेशन होगी। 1000 से ज्यादा हुआ तो 700 तो फिक्स ही हो गए ना, क्योंकि स्लेब रेट चलेगी, ध्यान रहे स्लेब रेट चलेगी। हाँ सर। 1000 से ऊपर होते 700 तो फिक्स हो गए, तो इन्होंने कहा भैया 700 तो प्लस लिख लो। अब आगे वाली रेट 53 रुपए है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ कि मेरा 4000 टन का वो है क्वालिफाइंग शिप है, तो मेरी इनकम कितनी होगी? तो भैया 4000 में से पहले तो मैं 1000 ले लूं, उस पर तो 700 ही गए, और 3000 पे 53 रुपए पर 100 टन के, ऐसे ही होगा। जी सर। यस सर। हाँ तो कितना हो रहा है? 1590 1590 और सर 2290। 2290, राइट। बस इस तरीके से निकालना होता है। तो बेसिकली आपकी जो रेट है वो ये याद रखनी है आपको, 70 रुपए
53 रुपए, 42 रुपए, 29 रुपए। ठीक है, तो 1000 तक 70 रुपए, 1000 से 10,000 53 रुपए, 10,000 से 25,000 42 रुपए, और 25,000 से ऊपर 29 रुपए। और स्लेब रेट के हिसाब से चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। कई बच्चे गलती क्या कर देते हैं, पढ़ने के बावजूद उनको जैसे बोलेंगे ना 4,000, बोलेंगे अच्छा इस कैटेगरी में आ रहा है 53 से मल्टीप्लाई, ये मत कर देना, स्लेब रेट है, समझ गए? स्लेब रेट के हिसाब से ही चलना है। तो इतना तो आप भी लिंक कर पा रहे होंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट नोट पूछ लेगा, और या फिर ज्यादा से ज्यादा एक मान लीजिए बोल देगा कि भी 40,000 कैपेसिटी है तो बताइए इनकम कितनी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता हूँ। ठीक है, टन को आप राउंड ऑफ कर देंगे 100 रुपए में, कि मतलब 50 टन जैसे है 14,940, तो आप इसको 14,900 ले लेंगे, 100 रुपए में राउंड ऑफ कर देंगे। 50 से कम है तो क्या हो जाएगा, 900, और होता 14,960, तो आप इसको ले लेते हैं 15,000, समझ गए? तो 100 रुपए में आप इसको राउंड ऑफ करके चलेंगे, ताकि आपकी कैलकुलेशन में फिर पॉइंट्स ना आए, इसलिए ये कर देते हैं ताकि पॉइंट्स की कैलकुलेशन ना हो। That's it. बता दीजिए भैया, टनेज में कोई डाउट है किसी को? टनेज में कोई डाउट है किसी को तो बता दीजिए। देखिए मैं अपने हिसाब से जो मुझे काम की चीजें लग रही है मैं वो पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी को हो कि सर इसमें तो बहुत सी चीजें हैं, हमें तो वो भी पढ़नी, कोई बात नहीं, आप आराम से पढ़ लीजिए, और कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। ओके, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है? देखिए इनकम टैक्स में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पे आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हो सकता है कि इनकम टैक्स में अपीयर होना, आपके पास नोटिस आ गया, आपके पास नोटिस आ गया, तो आप वहां जाना नहीं चाहते, आप कहते हैं मुझे नहीं पता, तो आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हायर कर सकते हैं। कहीं कोई कैपेबल नहीं है रिटर्न भरने में, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हायर कर सकते हैं। किसी के कोई बच्चा है और उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए हैं, उसके लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो कहीं भी केस में, कहीं भी बहुत से केसेस है जहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लाया जाता है सामने, ताकि वो आपका काम कर सके। तो सुनिए क्या है, where a person dies, his legal representative shall be liable to pay any sum which the deceased would have liable to pay if he had not died in the like manner and same extent as the deceased। मतलब कि भाई अगर आपने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है जो आपकी सब चीजों को हैंडल करता है, वो आपके ब्याह पे, ये सेम वैसा ही है जैसे आपने लॉ में पढ़ा है कि आपने अपना कोई एजेंट बनाया और एजेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपके बिहाफ पे, तो आप लायबल है उसके लिए। यस सर। ठीक है, और बाई चांस मान लीजिए उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और वही चलता रहा, मालिक चला गया, तो क्या एजेंट लायबल है? हाँ। तो बस सेम चीज वही यहाँ पे है कि भैया अगर आप रिप्रेजेंटेटिव है और आप उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं और अचानक से आपके जो भी प्रिंसिपल है उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर आप उसके लिए लायबल है, जितना टैक्स उसका बनता है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि आप अपनी जेब से भरेंगे, आपके पास उसकी एसेट होती है, आप वहां से भर सकते हैं। तो liability of legal representative limited to the extent to which each state is capable of meeting the liability। ठीक है, कि उसके पास उतनी संपत्ति है कि वो उसको भर सकता है, तो आपको वो भरनी पड़ेगी। However, every legal representative shall be personally liable for any tax payable by him in his capacity as legal representative if
While his liability for tax remain undischarged, he create a charge on or dispose of part or any asset of estate disease which are, ये कुल मिला के क्या बोल रहे हैं मैं आपको में समझा देता हूँ कि मान लीजिए भाई मैं एक पर्सन का एजेंट हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, तो एक बंदे ने मेरे को एजेंट बना लिया, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लिया, राइट। और मेरे पास उस बंदे की पावर ऑफ अटॉर्नी है जिसके जरिए मैं कुछ संपत्ति पे उसके हक रखता हूँ। अब उस बंदे का टैक्स बनता है पर वो डेथ हो गई उसकी, तो सबसे पहले तो बताओ क्या मैं उसका टैक्स पे करने के लिए लायबल हूँ? मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ, क्या मैं उसका टैक्स पे करने के लिए लायबल हूँ? पहले तो ये बताओ। Yes, sir. यस सर, मैं लायबल हूँ। मैं उतना ही लायबल हूँ जितनी संपत्तियां उसकी मेरे अधिकार में है। मान लीजिए उसका टैक्स बनता है 3 करोड़, पर उसकी मेरे पास संपत्ति है 2 करोड़, तो क्या हम 2 करोड़ के लिए लायबल हूँ? हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल। अब हुआ क्या कि उसका टैक्स भी बनता है और मेरे पास उसकी संपत्ति भी है, फिर भी मैंने गवर्नमेंट को ना चुका के उस संपत्ति को बेच दिया, ठीक है, तो मैं पर्सनली लायबल हो जाऊंगा कि भाई जब तुझे पता था कि तुम्हारे पास एसेट है और टैक्स पे करना है तो तुमने उसको बेचा क्यों? समझ गए? तो अगर मैंने ये जानने के बावजूद उस एसेट को बेचा तो फिर मैं पर्सनली लायबल हो जाऊंगा, राइट। ये बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, कि भाई आपने गवर्नमेंट को चुकाने के बजाय आपने उसकी एसेट बेच दी, तो फिर अब हम आपसे पर्सनली वसूल करेंगे। एक मैंने आपको गार्निशी ऑर्डर पढ़ाया था, याद है आप किसी को? गार्निशी ऑर्डर क्या होता है पता है? Yes, sir. क्या होता है? सर वो डेटर से रिलेटेड था। सही है, क्या था? सर उसमें ये था कि अगर कोई भी फर्म है ना, अगर उसके डेटर्स है ना, तो जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली ना डेटर्स से है ना सर, मतलब उसके लिए है ना जो टैक्स के लिए लायबल है सर, वो डायरेक्टली उससे मांग सकती है डेटर्स से। ओके, देखिए उसमें क्या होता है, अगर मुझे किसी से पैसा लेना है और मैं वो पैसा नहीं दे पा रहा, तो डिपार्टमेंट मेरे उस डेटर को गार्निशी बना सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि भैया तुझे जो भी पैसा उसको देना है उसे ना देके हमें देना, ठीक है। अब अगर वो पर्सन मुझे पे कर देता है इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट, तो फिर वो पर्सनली लायबल हो जाता है, फिर वो पर्सनली लायबल हो जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे कि भाई तुम्हारे पास एसएससी की एसेट है तो आप किसी को नहीं देंगे, आप हमें देंगे, और फिर भी आप किसी और को दे देते हैं, उसको बेच देते हैं, तो फिर आप पर्सनली लायबल हो जाते हैं, ओके। यस सर। ठीक है, अब इसके हाथ में कितना टैक्स बनेगा कितना नहीं होगा वो सब चीजें आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए असेसमेंट किया जा सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में, ठीक है। अब ऐसी ही जो ली जा सकती है जो पहले से चल रही है, मतलब आप एसएससी के खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही थी और उसकी डेथ हो जाती है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोला जाएगा कि भैया इस प्रोसेसिंग को आप पूरा करवाओ, ठीक है, इस प्रोसेसिंग को आप पूरा करवाओ। बाकी ऐसा नहीं है कि नया केस ओपन कर देंगे और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोलेंगे आओ भैया आप आओ, जो चल रहे हैं उन्हीं के लिए होता है बेसिकली, डीम्ड एसएससी मान लिया जाता है इसको, दैट्स इट। चलिए लास्ट टेक्स्ट पॉइंट पढ़ लीजिए। इन द ईयर ऑफ डेथ ऑफ द एसएससी देयर आर 2 असेसमेंट, एक अप टू डेथ तक का सेक्शन 159 एप्लीकेबल हो जाएगा, एक आफ्टर डेथ का जिसमें सेक्शन 150 और अदर सेक्शन आर एप्लीकेबल, उसमें कुछ सेक्शन और इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 159 एंड एग्जीक्यूटर अंडर सेक्शन 168 में भी सेम पर्सन। अब देखो एग्जीक्यूटर अलग हो जाता है और वो अलग हो जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटर वगैरह के कंसेप्ट आपने पढ़े हुए हैं, पर कहाँ पढ़े हुए हैं याद है किसी को? एग्जीक्यूटर वर्ड पढ़ा हुआ आपने? सर लॉ में पढ़ा है। लॉ में पढ़ा है, जब आपने वसीयत का पॉइंट पढ़ा होगा, विल का पढ़ा है, विल का या सक्सेशन का ऐसा कुछ पढ़ा होगा तो एग्जीक्यूटिव पढ़ा होगा। यस सर। अब एक चीज और समझिए, अगर कोई पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी उसके
बेटे को चली जाती है, या मान लो जो भी लीगल हेयर है उसको चली जाती है, तो उसका अगर कोई टैक्स बाकी है, क्या वो भी उसके बेटे को चुकाना पड़ेगा या लीगल हेयर को चुकाना पड़ेगा? यस सर। बिल्कुल चुकाना है ना? हमने पढ़ा हुआ है कि सर सिर्फ असेट नहीं मिलती, लायबिलिटी भी मिलती है, तो आपको वो पे करनी पड़ती है। पर इसमें एक पॉइंट आता है कि आपको जो लायबिलिटी मिलती है वो उससे ज्यादा नहीं हो सकती जितनी आपको असेट मिली है। ठीक है, मतलब आप उतने ही चीज के लिए लायबल हो जितनी आपको असेट मिली है। सपोज किसी के पेरेंट्स के मान लीजिए कर्जा है 5 करोड़ का, और उन्होंने कुछ वो चले गए, तो बेटे को मिली एसेट 3 करोड़ की, तो बेटा 3 करोड़ चुकाने के लिए लायबल है, 5 करोड़ के लिए लायबल नहीं है। ठीक है, ये हमारा इंडियन कानून बट कहता है। अगर उनके लॉस होता है तो वो तो अपन रिकवर कर लेते हैं ना, मतलब सेट ऑफ कर लेते हैं। किसके लॉस? बिजनेस लॉस, यस सेट ऑफ सर। वन कैरी फॉरवर्ड, हाँ वो कर सकते हैं। अगर हमने वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं हम, तो उन लॉस को अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एग्जीक्यूटर में क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ द एस्टेट ऑफ डिजीज पर्सन शैल बी चार्जेबल टू द टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटर इफ देयर इज ओनली वन एग्जीक्यूटर, देन एज इफ एग्जीक्यूटर वर द इंडिविजुअल। अगर एक ही बच्चा है या एक ही मान, आप तो एग्जीक्यूटर का मतलब अपन मान लेते हैं उत्तराधिकारी कोई भी है, ठीक है, या जो वसीयत को एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसको सारा पैसा मिला है उसके बाद, तो भैया एक ही पर्सन है तो उसे ही एसएससी मान के वो इससे सारी वसूली हो जाएगी। आप कहते नहीं भैया एक से ज्यादा है, ठीक है, तो उसे क्या मान लेंगे फिर? एओपी मान लेंगे। एक से ज्यादा हुए तो क्या करेंगे कि एओपी बना देंगे कि भैया ठीक है ये सारे एग्जीक्यूटर हैं, ये एज एओपी बना लो इनको और इनसे टैक्स की वसूली कर लो। And for the purpose of this act, the executor shall be deemed to be resident or non-resident according to the deceased person was a resident or non-resident during the previous year. अब मरने वाला अगर रेजिडेंट था तो एग्जीक्यूटर को भी रेजिडेंट माना जाएगा, और मरने वाला नॉन रेजिडेंट था तो एग्जीक्यूटर को भी नॉन रेजिडेंट मान लिया जाएगा। बेसिकली एग्जीक्यूटर की इनकम पे ही टैक्स लग रहा है, आप तो उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। समझ गए? The assessment of executor shall be made separately from the assessment that may be made on him in respect of his own income. खुद का असेसमेंट अलग होगा। आप ऐसे लीजिए, मिस्टर एस की डेथ हो गई और मिस्टर वाई जो है उसका एग्जीक्यूटर थी, तो पहले तो मुझे बताइए कि एक्स का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वही वाई का मान लेंगे फॉर द इनकम ऑफ एक्स, और सेम वैसा ही असेसमेंट कर देंगे। यस, पर मिस्टर वाई की जो पर्सनल इनकम है, क्या उसका पूरा ही असेसमेंट बिल्कुल ही अलग होगा पर्सनली जैसा भी होता है? यस सर। इसमें एग्जीक्यूटर या रिप्रेजेंटेटिव का कोई रूल नहीं लगेगा। यस, उसमें एग्जीक्यूटर या इसका कोई रूल नहीं लगेगा, वो बिल्कुल सेपरेट है, उसमें कोई लेना देना नहीं है किसी का। ठीक है, सेपरेट असेसमेंट शैल बी मेड ऑन टोटल इनकम ऑफ ईच कंप्लीटेड प्रीवियस ईयर एज इज इंक्लूडेड इन द पीरियड from the date of the death to the date of complete distribution of to the beneficiaries of the estate according to their several interest. ठीक है, ये बोल रहा है कि भैया जैसे कई बार क्या होता है कि बंटवारा हो जाता है। मान लीजिए जो मिस्टर एक्स मरा, उसने अपना क्या कर दिया, वसीयत लिख के गया वो अपनी, ठीक है, अब उस वसीयत को एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जीक्यूट करना मतलब कि उसको इम्प्लीमेंट करवाना है उसको। हाँ सर। ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो मरा उसने अपने एक मुनीम जी को छोड़ दिया था कि भैया आपकी ड्यूटी है, आप प्रॉपर्ली सबको सब चीजें बंटवा के और फिर जाएंगे। तो बेसिकली वो जो बंदा करवा रहा है वो एग्जीक्यूटिव है, राइट। अब 4 बच्चे हैं उस बंदे के, तो उन चारों बच्चों को हिस्सा बंटवाना, उसके दौरान जो भी रिटर्न फाइलिंग करना है वो सारा काम एग्जीक्यूटर का होता है। एग्जीक्यूटर का मतलब जो एग्जीक्यूट करता है। ओके, in computing the total income of any previous year, any income of estate that previous year distributed to any specific legatee to the estate during the previous year shall be excluded, but income so excluded shall be included in the total income of the previous year of such specified legatee. अब इसको मैं आपको एक पूरी कहानी सी बना के सुना देता हूँ, तो आप इसको आई थिंक थोड़ा समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें लॉ वगैरह पूरा घुसा दिया गया है। ध्यान से सुनिए। मिस्टर एक्स एक बड़ा बिजनेसमैन है,
उसके 4 बच्चे हैं, राइट, और मिस्टर वाई एग्जीक्यूटर। अब मिस्टर वाई जब एग्जीक्यूटर है, ठीक है, मिस्टर वाई क्या है, एग्जीक्यूटर है, तो मिस्टर वाई की ड्यूटी बनती है कि उसकी इस स्टेट पे टैक्स वगैरह का हैंडल करने का काम सारा, क्योंकि उसने उसको संभाला है काम, ठीक है। अब मिस्टर वाई क्या करेगा, उसकी टैक्स भरता रहेगा उसके बिहाफ पे, जैसा उसका असेसेस जो भी उसका स्टेटस था, वो रेजिडेंट था तो रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट था तो नॉन रेजिडेंट, उसकी जो इनकम थी, उसके जो लॉस थे, वो सब चीजें सेट ऑफ वेट ऑफ करके वो उसका टैक्स भरेगा। अब उसकी वसीयत के हिसाब से उसके बच्चों को सामान बंटना स्टार्ट होगा। तो सपोज पहले साल उसने एक बंगला एक बच्चे को दे दिया जो कि किराए पे था, और अब वो बंगला उसने बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्या अब वो एग्जीक्यूटिव जो है, क्या वो मिस्टर एक्स की जो रिटर्न भर रहा होगा, मिस्टर एक्स के बिहाफ पे जो रिटर्न भर रहा होगा अपनी, क्या उसमें उसको शो करेगा? नहीं, वो उसमें से उसको निकाल देगा और बच्चे की इनकम में उसको ऐड कर देगा। तो ऐसे करके एक एक एसेट बढ़ती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब मिस्टर एक्स की सारी एसेट उसके बच्चों में बढ़ जाएगी, तब एग्जीक्यूटर का रोल खत्म, वो अपने घर और सारे बेनिफिशियरी जो है वो अपना अपना टैक्स भरेंगे अपने आप। बोल दीजिए, क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ये सीधा सीधा। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटर एक मीडिएटर है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, इसको मैं आपको लिंक करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ। लिक्विडेशन होता है तो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, यस सर। और लिक्विडेटर कंपनी के बिहाफ पे, हालांकि कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है, पर वो कंपनी के बिहाफ पे रिटर्न भरता रहता है जब तक कि लिक्विडेशन कंप्लीट ना हो जाए, सारी एसेट वसूल हो जाए और सारी लायबिलिटी पे ऑफ हो जाए, तब तक वो रिटर्न भरता रहता है। यस सर। जी सर। और जिस दिन सारा काम हो जाता है उस दिन उसका रोल खत्म। तो सेम वही चीज एग्जीक्यूटर की है, ये भी एक मीडिएटर है, ये उस इंडिविजुअल की रिटर्न रिटर्न सब फाइल कर रहा है, और जैसे ही उसका काम खत्म होगा खत्म होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आ जाइए सर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्या क्या पॉइंट बच गए इसमें? देखो लिक्विडेशन लिक्विडेशन सब इसी में डाल दिए उन्होंने। चलिए, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, ये मैंने आपको बेसिक में ही बताया हुआ है, जब अपन इनकम टैक्स का बेसिक पढ़ते हैं वहीं पे बताया हुआ है कि रिप्रेजेंटेटिव एसएससी क्या होता है। जब आप किसी और के बिहाफ पे उसी के नाम पे टैक्स पे कर रहे हैं तो उसको बोलता है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। क्या डीम्ड एसएससी और रिप्रेजेंटेटिव एसएससी में फर्क है क्या? बताइए, डीम्ड एसएससी और रिप्रेजेंटेटिव एसएससी में फर्क है क्या? यस सर। क्या फर्क है? सर डीम्ड एसएससी में तो जो एसएससी होता है उसको ही डीम माना जाता है ना। कोई एग्जांपल दे दो। सर डीम एसएससी वो नहीं हो गया कि जिसके बिहाफ पे दे रहे हैं अपन, जैसे माइनर है तो पेरेंट उसका देता है। ओके, चलिए सुनिए, बहुत हल्का सा फर्क है, ध्यान से सुनना। अगर आप टैक्स किसी और पर्सन की इनकम पे उसी के बिहाफ पे उसी के नाम पे दे रहे हैं तब तो आप है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, समझिए। अगर आप किसी और की इनकम का टैक्स उसी के नाम पे उसी के बिहाफ पे दे रहे हैं तब तो आप हैं रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, राइट। और अगर आप उसकी इनकम पे टैक्स अपनी इनकम में शामिल करके दे रहे हैं क्योंकि आप लायबल है उसकी इनकम पे टैक्स देने के लिए, तो आप है डीम्ड एसएससी, समझ रहे हैं। जैसे माइनर चाइल्ड ने इनकम कमाई बैंक से इंटरेस्ट, ध्यान से सुनिए, माइनर चाइल्ड ने बैंक से इंटरेस्ट कमाया, बताइए क्या ये आपकी इनकम में जुड़ जाएगा क्लबिंग के रूप में? यस सर। तो आप इस इनकम के लिए हो गए डीम्ड एसएससी, क्योंकि इनकम टैक्स वाले आपको ही जानते होंगे तो आप ही हो एसएससी, राइट। और अगर माइनर चाइल्ड ने
किसी गेम शो से कोई अमाउंट ले जीता अपने टैलेंट से, तो वो इनकम क्या आपके में क्लब होगी? नो सर। नहीं सर। नहीं होगी। और उसका टैक्स तो भरना है, और हाँ। उसका टैक्स भरा जाएगा उस बच्चे के बिहाफ पे, बच्चे के नाम पे, तो और वो आप भरेंगे एज ए रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव। फर्क समझ रहे हो दोनों में? हाँ सर। आप सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं भैया है वही, पर मैं उसके बिहाफ पे आया हूं, तब तो आप रिप्रेजेंटेटिव है। और आप कहते हैं कि नहीं वो नहीं है, काम तो मैं ही करूंगा, ये तो मुझे ही करना है, तो आप डीम्ड है। ओके। यस सर। चलिए आगे देख लेते हैं। तो क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे कुछ बताया भी गया आपको। एक नॉन रेजिडेंट स्पेसिफाइड पर्सन की इनकम है, तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी कौन हो सकता है? कोई भी जिसको अपना एजेंट बनाए। माइनर ल्यूनेटिक इडियट पर्सन जो होते हैं, उनके लिए कौन है अभी? उनके कोई भी लीगल गार्जियन जो उनके बिहाफ पे काम करने को तैयार है, या उनका मैनेजर हो सकता है, वो कोई भी है जो उनके बिहाफ पे, ध्यान रखना बिहाफ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिहाफ पे जो काम कर रहा है वो उनका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। ठीक है। कोर्ट की तरफ से, कोई ऑफिशियल ट्रस्टी की तरफ से, रिसीव की तरफ से, तो इनसे जो भी लोग बन जाते हैं, जैसे कोर्ट बोल देता है कि भैया ये बंदे की एसेट है और इसके लिए हम मिस्टर एक्स को बोल रहे हैं कि उनको निपटारा करवाना है। जैसे कई बार क्या होता है, किसी के वसीयत का मामला होता है, तो जो एडवोकेट होता है, जो संभाल रहा होता है, उसको कोर्ट बना देता है कि भाई आप रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपको ये सारा हैंडल करके देना है, और इसके लिए आपको ये पैसा मिलेगा। तो वो रिसीवर, मैनेजर, ट्रस्टी जो भी है, ठीक है, वो सारे क्या बन जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। मतलब काम ट्रस्ट के भी आप पे हो रहा है, पर करने वाला ट्रस्टी हो जाता है। तो ट्रस्टी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। सर ये कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स क्या होता है? कोर्ट ऑफ वर्ड्स हो सकता है कोई कोर्ट ऑर्डर ही होगा, वैसे तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता इसका मतलब। ओके सर। ये पुराना वर्ड है ये, आई थिंक बोलते हैं ना आजादी से पहले के कोई सिस्टम है, एक कोई कानून चलता था, कोर्ट ऑफ वर्ड्स एक्ट 1977, उसके हिसाब से है। ओके सर। चलिए समझ में आ गया तो आपको बिल्कुल बस इतना मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव में और डीम्ड एसएससी में क्या फर्क है। ठीक है। एवरी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी शैल बी डीम्ड टू बी एन एसएससी। अब उनको एसएससी मान रहे हैं किसके बिहाफ पे? जिसको आप असेस करवा रहे हैं उसके बिहाफ पे। आगे आ जाइए। लायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, बताइए क्या लायबिलिटी है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी की? इनकम टैक्स भरना सर। इनकम टैक्स की लायबिलिटी जो उसकी बन रही थी, जो आपका मालिक है, जिसके आप एजेंट बने हैं, उसकी जो भी है उसके ऊपर आप लायबल है। ठीक है। एनी असेसमेंट शैल बी डीम्ड टू बी मेड अपॉन हिम इन हिज रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ओनली, and the tax shall be levied upon and recovered from him in like a manner, and the same extent it would be liable upon or recovered from the person represented by him। तो अब सारी बातें इसी से की जाएगी कि भैया ठीक है, उस बच्चे की इनकम इतनी है, उस पर ये टैक्स लगता है, तो आप इतना पेमेंट करो। ठीक है। Where any person in respect of any income assessable in the capacity of representative assessee, he shall not in respect of total income be assessed under any provision of the act। मतलब आप अगर आप रिप्रेजेंटेटिव एसएससी की कैपेसिटी में है तो आपकी पर्सनली कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, आप उसी में है, वो उसके हिसाब से अलग ट्रीटमेंट है, आपका अलग है। मतलब आपकी पर्सनल इनकम अलग है और आप जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके भी आपका असेसमेंट अलग है, दोनों को मिक्सअप नहीं किया जाता है। ठीक है। अब आपने अपने बॉस के बिहाफ पे, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई टैक्स पे कर दिया, तो क्या आप अपने बॉस से वो वसूल कर सकते हैं? यस सर। यस आपने सर। आपके पास पड़ा था पैसा, आपने भर दिया, अब आपका बॉस आ जाता है, क्या आप उससे वसूल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, ये सारे लॉ वाले कानून आ जाएंगे सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो नहीं देता तो क्या आप उसके एसेट बेच सकते हैं जो आपके अधिकार में? यस सर, बेच सकते हैं। समझ गए? तो वो जो है ना लियन, राइट टू लियन वगैरह, वो सब चीजें इसमें आ जाएगी कि आपके पास जो भी मनी है आप उसको
ले सकते हैं, उसको अपने पास रखते हैं। देखिए रिटर्न आउट द मनी पेबल टू हिम, उसको आप रख सकते हैं, प्रॉपर्टी रख सकते हैं। तो वो सारी चीजें रिकवरी के मोड में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या फंसाया, नया टॉपिक। क्या आपको ये आता है? पहले मुझे ये हेडिंग पढ़ के बताओ, क्या आपको ये आता है? यस सर। कोई ऐसा है जिसको ये नहीं आता? आता है सर ये वाला। आता है, हमने बेसिक में पढ़ा था कि सर प्रीवियस ईयर रूल कहता है कि प्रीवियस ईयर में जो कमाते हैं उसकी इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होती है। तो उसके कुछ एक्सेप्शन पड़े थे कि कोई परमानेंट इंडिया छोड़ के जा रहा है, कोई शिपिंग बिजनेस में एंगेज्ड है, ठीक है, कोई इस साल फॉर्म बनाता है इसी साल बंद कर देता है उसको, वो सारे लोगों के लिए टैक्सेशन इसी साल हो जाता है। तो वो चीजें देखो यहाँ पे फिर से डाल दी गई है, जिनका हमारे लिए कोई रोल नहीं, ठीक है। ये मिसलेनियस का मतलब इनको जहां भी जगह मिली, जो भी मिला सब उठा के डाल दिया। बोल दीजिए एक बार, क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। ओके, चलिए ये और लास्ट पढ़ लेते हैं ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए हमारा। लिक्विडेशन, मैं इसका पहले ही बता चुका हूँ वैसे आपको कि लिक्विडेशन के केस में लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है, और लिक्विडेटर का ही काम होता है कि वो सारी चीजें क्या करें, बेचें और उनसे वसूली करें, और उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटरीज को जो होते हैं ना, पढ़ा होगा ना आपने, ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी, उनको सबको लोकेशन कर दें। तो हु इज द लिक्विडेटर or company, any company which is being wound off whether under the order of court or otherwise, कैसे भी wound off हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, who has been appointed the receiver of any asset of the company shall within 30 days after he becomes the liquidator give notice to appointment to the AO who is entitled to income of the company। तो आपकी कंपनी जिस एरिया में है उस एरिया के एओ को लिक्विडेटर 30 दिन में एक नोटिस भेज देगा कि भैया मैंने एज ए लिक्विडेटर ज्वाइन कर लिया है, तो आगे की बातें आप मेरे से कर सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर उससे कोई भी इंक्वायरी करना है, कोई डॉक्यूमेंट मांगना है वो मांग सकता है, और लिक्विडेटर को नोटिफाई कर देगा 3 मंथ के अंदर जब उसने नोटिस दिया उससे, कि उसके हिसाब से क्या अमाउंट बनता है टैक्स का, और बता देगा कि भैया इतना टैक्स आपको पे करना है। तो बेसिकली हुआ क्या, मैं लिक्विडेटर बना, मैंने एओ को कहा कि भैया ये कंपनी बंद हो रही है, मैं इसका लिक्विडेटर हूँ, आपका क्या हिसाब किताब है मुझे बता दीजिए। एओ ने 3 महीने के अंदर अपना हिसाब किताब बनाया, उसका टैक्स वगैरह जो भी बनता है और बना के मुझे भेज दिया कि भैया इतना टैक्स हमारा बनता है, आप हमें पे कर दीजिए, ठीक है। अब लिक्विडेटर क्या करेगा वो देखिए। The liquidator shall not, without the leave of this CCIT or CIT, part with any asset of the company or proprietors in his hand until he notify the AO। अब कोई भी एसेट बेचने से पहले लिक्विडेटर की ड्यूटी बन जाती है कि वो पहले इनकम टैक्स वालों को बताएं कि भैया मैं ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। On being notified, set aside the amount। अब वो चाहे अगर उसको तो फिर उतना अमाउंट साइड में रख दे पहले जितना गवर्नमेंट का बनता है, उसके बाद जो करना है वो करे। तो बेसिकली यही हो गया कि आपको टैक्स के बराबर का अमाउंट या तो पे कर देना है या साइड में इंश्योर कर देना है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद में अगर लिक्विडेटर को संपत्तियां बेचनी है बेच सकता है, टैक्स पेमेंट ऑफ टैक्स पेबल बाय द कंपनी, जो टैक्स पे करना है उसके लिए बेच सकता है। मेकिंग पेमेंट ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, ये लिस्ट ए में आते हैं इसलिए पहले इनको पेमेंट किया जाता है। गवर्नमेंट को कोई अमाउंट है वो पे किया जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। खर्चों को वार्निंग के खर्चों के लिए वो अपना खर्चा कर सकता है। तो ये सारी जो अब ये तो उसमें चला गया, अकाउंटिंग रूल में चला गया कि आपके जो भी कॉन्ट्रीब्यूटरीज है उनकी प्रायोरिटीज के हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं, राइट, पर हमारा मैटर नहीं है। लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी इन लिक्विडेशन, वेयर एनी टैक्स इज ड्यू फ्रॉम प्राइवेट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर from any other company in respect of income of any previous year during which such other company was a private company cannot be recovered, then every person who is the director of private company is liable।
ठीक है। तो अगर प्राइवेट कंपनी का कोई टैक्स बनता है और वो लिक्विडेशन में चली जाती है तो उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप वो लाइबल हो जाते हैं। हाँ, अगर वो ये साबित कर दे कि साहब मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं है, तो वो बच सकते हैं। दैट्स इट। बता दीजिए एक बार, क्लियर है क्या? यहाँ तक पढ़ लेना, आप कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके सर।